नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोक्सो एक्ट से संबंधित आर्टिकल हैं। वो पर्सन्स जिनकी एज 18 से कम है, उनके साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्स होता है तो वो रेप माना जाएगा। कंसेंट हो तो भी, सहमति हो तो भी, ये प्रोविज़न है। इसको लेके काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स ने ना जजमेंट्स दिए हैं। इंपॉर्टेंट चेंज है। सर्कुलर इकोनॉमी वाला कंसेप्ट है। गिग वर्कर्स से संबंधित आर्टिकल है। कल हमने राजस्थान का जो नया एक्ट आया था वो डिस्कस किया है। कुछ अलग पॉइंट्स है, डिस्कस करेंगे। वैसे देखो, गिग इकोनॉमी से संबंधित ना काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमने पहले डिस्कस किए थे। आप ना यूट्यूब में सर्च मार के देखिएगा गिग इकोनॉमी या फिर गिग वर्कर्स, उसके बाद ओनली IS लगा के आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सी राजा मोहन का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, वो डिस्कस करेंगे। एथिकल डेफिनेशन, एथिक्स का क्वेश्चन, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पोक्सो एक्ट 2012 से संबंधित है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्ट है ये। बच्चों को यानी चिल्ड्रन को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट है। 2012 में आया था निर्भया केस के बाद। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बेसिक्स की बात पहले करते हैं। अगर कोई बच्चा हमारे देश में, अगर कोई बच्चा है, चाइल्ड है, उस चाइल्ड के साथ कोई पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्स करता है, तो इसे रेप माना जाएगा। फर्क नहीं पड़ता अगर चाइल्ड ने उसके लिए कंसेंट भी दी है तो भी उसे रेप ही माना जाएगा। यानी चाइल्ड की अगर सहमति भी है ना, सहमति के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्स किया है तो भी रेप माना जाएगा। चाइल्ड की सहमति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बच्चे को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए ये स्ट्रिक्ट एक्ट है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बच्चा मतलब क्या, चाइल्ड मतलब क्या, कितनी एज? 18। 18 से कम उम्र के बच्चे को चाइल्ड माना जाएगा इस केस में। अब हुआ क्या, बॉम्बे हाईकोर्ट की एक जजमेंट है, अभी हाल ही में आई। हुआ क्या इस केस में, 2016 में एक लड़का जिसकी एज 25 साल और लड़की जिसकी एज 17.5 साल, 17.5 दोनों भाग गए। भाग के दोनों ने शादी कर ली। लड़की के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। दोनों पकड़े गए गुजरात में। उस समय लड़की प्रेग्नेंट थी और लड़की ने अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया। ऐसी सिचुएशन में ना पुलिस ने उस समय मेडिकल करवाया और मेडिकल में यह बात सामने आई कि लड़की की एज उस समय 17.5 थी। तो मामला कौन से एक्ट में दर्ज होगा? पोक्सो एक्ट। अभी भी मैंने आपको क्या बताया, पोक्सो एक्ट कहता है अगर किसी बच्चे की एज, किसी पर्सन की एज 18 से कम है, उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्स किया जाता है तो उसे रेप माना जाएगा, बेशक बच्चे की सहमति हो तो भी। इस केस में वही हुआ, सहमति थी। लड़की कह रही है कि मैंने जो कुछ किया अपनी सहमति के साथ किया, मेरी कंसेंट थी, मुझे पता था इसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं, तो आप मेरे पति पर, क्योंकि मैंने अभी शादी कर ली है तो मेरी पति पर आप केस दर्ज मत कीजिए। लेकिन कानून तो कानून है, पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होना ही था, तो पुलिस ने केस दर्ज किया। सजा सुनाई गई जज के द्वारा 10 साल की। सोच के देखिए, वाइफ बोल रही है कि मेरे पति को सजा मत दीजिए, जो कुछ किया हमने सहमति के साथ किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी 10 साल की। मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब कुछ दिनों पहले अपनी जजमेंट दी है और बरी कर दिया है उस लड़के को जिसने शादी की थी 17 साल की लड़की के साथ में। बोला है बॉम्बे हाई कोर्ट की जज ने कि रोमांटिक जो रिलेशनशिप है ना, उनको अलग ढंग से ट्रीट किया जाए। जब दोनों में सहमति हो तो उसको अलग ढंग से ट्रीट किया जाए, पुलिस के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा। और देखो एक चीज, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी बोला, जो ये कंसेंट की एज है ना, हमारे देश में ना अभी कंसेंट की एज है 18 साल, मतलब 18 साल से ऊपर कंसेंट मानी जाएगी। उससे नीचे अगर किसी पर्सन के साथ सेक्स होता है ना, पेनिट्रेटिव सेक्स, तो कंसेंट मानी ही नहीं जाएगी, बेशक कंसेंट के साथ सेक्स हुआ है, रेप का केस दर्ज होगा। तो जज ने कहा कि इस कंसेंट की एज को कम कर दो, 18 साल बहुत ज़्यादा है। आज के समय इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं, और 18 की जो एज है बहुत ज़्यादा है।
दूसरे देशों का एग्जाम्पल दिया जज ने, दूसरे देशों में भी 16 की एज है, कई देशों में 15 की एज है, तो हमारे देश में भी ना ये 18 की एज बहुत ज़्यादा है, इसमें बदलाव किया जाए। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, 1940 से लेके 2012 के बीच में एज ऑफ कंसेंट हमारे देश में ना 16 था, लेकिन निर्भया केस हुआ 2012 में, उस समय एज ऑफ कंसेंट को इंक्रीज करके 18 कर दिया गया ताकि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाया जा सके। तो ये जो केस था ना बॉम्बे हाई कोर्ट का, इसमें ना अजीब विडंबना पैदा हो गई। विडंबना ये थी, पति जेल में है, बाद में पूरा परिवार भी राजी हो गया कि हाँ शादी हुई है, हम मान लेते हैं, पूरा परिवार बोल रहा है छोड़ दिया जाए, अब इनकी शादी को मान लिया जाए, लेकिन कोई कुछ मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अब तो पोक्सो के तहत केस दर्ज हो चुका था। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब रिहा किया उस पर्सन को जिसकी एज 25 थी, 7 साल वो जेल में बिता चुका था, अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा। इस प्रकार के जजमेंट्स देखो अलग अलग हाई कोर्ट्स ने दिए। जैसे 7 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसे क्वेश कर दिया गया और डीजीपी को आदेश दिया कि कोर्ट के सामने और भी जो पेंडिंग केसेस हैं वो लेके आई हैं जिनमें पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है और लड़की की एज 16 से 18 के बीच में है। 27 जून को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी एफआईआर क्वेश कर दी पोक्सो एक्ट के तहत, और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, उसमें तो बच्ची की एज 15 साल थी। ये हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट पर तो सवाल उठ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि 15 साल की बच्ची की कंसेंट थी, लेकिन देखो एज ऑफ कंसेंट को कम भी किया जाए, 16 साल भी किया जाए, तो ये जो केस है वो अलग है दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें, तो क्योंकि उसमें बच्ची की एज ज़्यादा कम है, 15 साल है, तो कंसेंट मैटर नहीं करती। अलग अलग हाई कोर्ट्स का देखो वैसे एक पॉइंट ये भी है कि पोक्सो एक्ट में ज़्यादातर जो केसेस सामने आ रही हैं ना इसी प्रकार के आ रहे हैं जिसमें लड़की की एज 17-18 है। तो ना एक्चुअल वो केसेस जहां पे बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, उन केसेस में पेंडेंसी बढ़ जाती है। तो उन पेंडेंसी बढ़ने के कारण डेटरेंस जो पैदा होना चाहिए समाज में, डर जो पैदा होना चाहिए कि बच्चों के साथ गलत काम नहीं करना, वो नहीं हो पाता। तो ये देखो एक पक्ष के आर्गुमेंट्स हैं। अब दूसरे पक्ष के आर्गुमेंट्स जानते हैं। एक्सपर्ट्स का देखो ये मानना है कि जजेस ने जो जजमेंट्स दी हैं ना पोक्सो एक्ट के बाहर जाके जजमेंट्स दी हैं, जजेस के पास में ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं थी, तो इसे आप जुडिशियल ओवररीच भी कह सकते हो। और देखो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है ना, उसमें भी ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई पर्सन फॉर एग्जाम्पल ए बी के साथ कुछ प्रोहिबिटेड टास्क परफॉर्म करता है ना, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन इत्यादि, और ए को पता है बी की कास्ट SC है या फिर ST है, तो फिर ना ए के अगेंस्ट SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा। बेशक ए की इंटेंशन नहीं थी कि कास्ट के नाम पे भेदभाव करना या फिर कास्ट के नाम पे प्रोहिबिटेड टास्क करना, लेकिन सिर्फ ए को मन में पता था कि बी की कास्ट क्या है, तो भी ना ए के अगेंस्ट SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है। यही एनालॉजी है पोक्सो एक्ट में भी। पोक्सो एक्ट में भी कंसेंट या फिर इंटेंशन मैटर नहीं करती, बस अगर बच्चे की एज 18 से कम है तो मामला दर्ज होगा ही। एक्ट देखो स्ट्रिक्ट है, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट भी स्ट्रिक्ट है, पोक्सो एक्ट भी स्ट्रिक्ट है। वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है ये एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट राइटर ये भी बोलते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में तो एज लड़की की 15 साल थी, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? इसको तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट, और देखो हाई कोर्ट्स का ये कहना कि हमारे पास ज्यादातर जो केसेस हैं पोक्सो से रिलेटेड यही रोमांटिक रिलेशनशिप से संबंधित आ रहे हैं। तो देखो हाई कोर्ट्स ने ना कोई ऐसा पोक्सो एक्ट को स्ट्राइक डाउन तो किया नहीं है कि ये एक्ट गलत है, तो एक्ट तो वहीं की वहीं है ना। पुलिस अभी भी इस एक्ट के तहत केस दर्ज करती रहेगी, केसेस तो अभी भी आपके पास आते ही रहेंगे। एक जजमेंट देने से फिर फायदा क्या हुआ? तो इस मामले में ना अब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वैसे 2017 का जजमेंट है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि माइनर वाइफ के साथ अगर
सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है ना तो उसे रेप माना जाएगा, बेशक वाइफ है, लेकिन एज अगर 18 से कम है तो उसे रेप ही माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो इसी जजमेंट के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट्स को जजमेंट देने चाहिए थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब सुप्रीम कोर्ट को पोक्सो एक्ट पे लाइट डालनी चाहिए, अपने व्यूज प्रेजेंट करने चाहिए, और पार्लियामेंट चाहे तो एज ऑफ कंसेंट जो है उसे कम कर सकता है, 18 से कम करके 16 कर सकता है। बाकी आप बताइए दोनों में से कौन सा पक्ष सही है, आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है, एक एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूं। लीनियर इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी के बीच में क्या डिफरेंस है। आपने एक टी शर्ट परचेज की, कुछ दिनों के लिए पहना और फिर फेंक दिया, यह है लीनियर इकोनॉमी। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में ना रिसोर्सेज की एफिशिएंसी पे फोकस किया जाता है कि एफिशिएंटली उसे यूज किया जाए। आपने टी शर्ट खरीदी, उसको बढ़िया से पहना, बाद में कुछ साल बाद आपके छोटे भाई या बहन ने भी उस टी शर्ट को पहना, उसके बाद भी उसे नहीं फेंका गया, उसके बाद उसको घर में पोछे के तौर पे इस्तेमाल किया गया, क्लीनिंग के लिए, और उसके बाद भी उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया गया। ये एग्जाम्पल है सर्कुलर इकोनॉमी का। सर्कुलर इकोनॉमी में रिसाइकलिंग, रीयूज, रिफर्बिश, रिपेयर, इन वर्ड्स पे ज्यादा फोकस होता है कि रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज किया जाए, वेस्टेज को कम से कम किया जाए। अगर देखो ऐसा होगा तो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो सकती है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा, मतलब आने वाली जो हमारी जनरेशंस हैं उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहेंगे। विभिन्न देश इस बात को जानते हैं, खास करके इंडिया, इसीलिए इस बार G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। तो इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी पे काफी फोकस करने वाला है। 4 प्रायोरिटी एरियाज इंडिया लेके आएगा G20 का समिट जो सितंबर में हमारे देश में होगा। सबसे पहले सर्कुलरिटी इन स्टील सेक्टर, दूसरे नंबर पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरे नंबर पे सर्कुलर बाय इकोनॉमी एंड इस्टेब्लिशिंग एंड इंडस्ट्री लेड एफिशिएंसी, और सबसे लास्ट में सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन। अब इन चारों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्कुलर इकोनॉमी इन स्टील सेक्टर। देखो सबसे पहली चीज, स्टील सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी क्यों जरूरी है। देखो विभिन्न देश जो हैं, मतलब सबने अपना अपना टारगेट रखा है। जैसे इंडिया का टारगेट है कि 2070 आने तक हमारे देश में नेट जीरो कार्बन स्टेटस होगा, मतलब जितना कार्बन हम एमिट करेंगे उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसके लिए ना अगर नेट जीरो टारगेट को अचीव करना है ना तो रिसोर्स की कंजप्शन को कम से कम करना होगा, और रिसाइकलिंग रेट को ना 15 से लेके 25% के बीच में लाना होगा। और अगर रिसाइकलिंग रेट को इतना लाना है ना 15 से 25% के बीच में, तो स्टील सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में 7% जो एनर्जी सेक्टर में एमिशन होता है ना वो तो आयरन और स्टील प्रोडक्शन में होता है। समझ गए, मतलब आयरन और स्टील सेक्टर एनर्जी सेक्टर के एमिशन में 7% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए सर्कुलर स्टील सेक्टर एक जबरदस्त स्ट्रेटजी होगी। मतलब स्टील सेक्टर में अगर सर्कुलर इकोनॉमी आती है तो जबरदस्त फायदा होगा इसका। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया गया है, प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है तो इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है सर्कुलर इकोनॉमी इन स्टील सेक्टर। तो ये तो हुआ पहले पॉइंट पे बात। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका एग्जांपल देता हूं। देखो मान लीजिए लेज वाली कंपनी है जिसने लेज बेच दिए। अब लेज बेचे किस में है, एक पैकेट है पॉलिथीन का है। तो लेज कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना 20 रुपए का लेज बेचने पर खत्म नहीं हो जाती। लेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि कंज्यूमर जब उस लेज को कंज्यूम कर लेता है उसके बाद जिस प्लास्टिक के पैकेट में पॉलिथीन में जो आपने लेज बेची थी ना उसको इकट्ठा करना, उसको डिस्पोज करना, यह भी लेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि बेच दिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। जिम्मेदारी उस प्लास्टिक को डिस्पोज करने की भी है जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट को बेचा है। समझ गए ये पूरा कंसेप्ट। तो विभिन्न देश इस कंसेप्ट को अपना रहे हैं। G20 के मेंबर कंट्रीज को ना आपस में एक दूसरे से सीखना चाहिए। मान लीजिए फ्रांस ने अच्छा काम किया है इस EPR मॉडल में, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में,
तो बाकी देश फ्रांस से सीख सकते हैं एंड वाइस वर्सा। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, आज के समय में देखो इंडिया ने ना इस ईपीआर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ना एक पोर्टल बनाया है। 20,000 रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर्स हैं। इसके अलावा 1900 के आसपास प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर हैं इस सेंट्रलाइज्ड ईपीआर मॉडल में। तो इंडिया में इस ईपीआर मॉडल का बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। इंडिया ने देखो वैसे ई वेस्ट और बैटरी मैनेजमेंट के लिए भी रूल्स नोटिफाई किए हैं। तो बैटरी को कैसे डिस्पोज करना है उसके लिए भी इंडिया ने रूल्स बनाए हैं। अब तीसरे नंबर पे जो बायोलॉजिकल पॉइंट है ना, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। ये तीसरा जो पॉइंट था, सर्कुलर बायो इकोनॉमी एंड इस्टेब्लिशिंग एंड इंडस्ट्री लेड रिसोर्स एफिशिएंसी। अब ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो 1970 के बाद से ही ना G20 के मेंबर कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब बायोलॉजिकल सोर्सेज का जो इस्तेमाल है ना 2.5 टाइम से इंक्रीज हो चुका है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जैसे देखो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हैं, फूड हैं, ये सब बायोलॉजिकल रिसोर्स में आता है। बट देखो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के इस्तेमाल के बढ़ने के साथ साथ बायो वेस्ट भी इंक्रीज होने लगा है। बायो वेस्ट मतलब खाना बच गया, उसे फेंक दिया गया, क्रॉप के रेजिड्यूज, फसल काट ली गई लेकिन नीचे जो कचरा बच गया जिसे नॉर्थ इंडिया में जला दिया जाता है, जिसकी वजह से सर्दियों में प्रॉब्लम पैदा हो जाती है पोल्यूशन की एनसीआर में। तो राइटर एक सजेशन ये देते हैं कि बायोलॉजिकल जो वेस्ट है ना इसे कम से कम किया जाए, क्योंकि ये बायोलॉजिकल वेस्ट इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है, उसके साथ साथ पोल्यूशन होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो क्या किया जाए, इनको कैसे रीयूज किया जाए? देखो इन जो ये बायोलॉजिकल वेस्ट है ना, इनको ना कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, खाद में। बाद में वही खाद खेतों में इस्तेमाल की जा सकती है। और क्या किस तरीके से इनको रीयूज किया जा सकता है? इनको देखो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ये बायो वेस्ट हैं। सरकार का तो प्रोग्राम ही ये है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बायोफ्यूल को अब अडोप्ट कर रही है। प्रधानमंत्री जी वन योजना है जिसमें इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ताकि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया जा सके। तो बायो वेस्ट से इथेनॉल जनरेट किया जा सकता है और इसे एनर्जी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है तीसरा पॉइंट। इसके वैसे एग्जांपल्स कुछ और भी हैं, मतलब सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करने के लिए। सरकार ने ना ये मैंडेटरी बना दिया है, वो थर्मल पावर प्लांट्स जो कोयले से चलते हैं ना, वहाँ पे कोल के साथ साथ 5% बायोमास पैलेट्स को यूज़ करना होगा, यानी 95% कोयला और 5% बायोमास पैलेट्स ये यूज़ होंगे, तब जाके बिजली प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा एक और स्कीम है गोबरधन स्कीम, ये सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी ताकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है या फिर कैटल डंग है, इसे खाद में, बायोगैस में, बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जा सके। इसके बाद अब आता है लास्ट पॉइंट, इंडस्ट्री कोलिशन से संबंधित। लास्ट पॉइंट कौन सा था आप यहां पर देख लीजिए। लास्ट पॉइंट था सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन। देखो ये सर्कुलर इकोनॉमी लेकर आना ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें अपना रोल प्ले करना होगा। उनके बिना तो सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता। तो कोलिशन बनना चाहिए इंडस्ट्रीज का सरकार के साथ में, और एम होना चाहिए टेक्नोलॉजी लेकर आए, टेक्नोलॉजी को लेकर कोलैबोरेशन होना चाहिए। सरकार के पास है तो सरकार इंडस्ट्रीज को दो, इंडस्ट्रीज के पास में है तो सरकार के साथ शेयर करें। अलग अलग सेक्टर्स में एडवांस कैपेबिलिटी बिल्ड की जाए ताकि रिसोर्सेज का एफिशिएंटली इस्तेमाल हो। सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस आसानी से मिल सके। ये सारे पॉइंट्स हैं, तो मतलब इंडस्ट्री के साथ में कोलिशन होना जरूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट से संबंधित। 4 पॉइंट्स मेन है, चारों के चारों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल गिग वर्कर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। निखिल डे और अरुणा राय के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। कंटेस्ट, राजस्थान में गिग वर्कर्स के लिए एक एक्ट आया, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023। ये गिग वर्ड पता कहां से आता है? देखो पहले ना म्यूजिशियन
जज म्यूजिशियन जो अपनी परफॉर्मेंस दिया करते थे थोड़े समय के लिए, जैसे म्यूजिशियन ने 1 घंटे के लिए परफॉर्मेंस दे दी और इसके लिए उन्हें पैसा मिल जाया करता था, उन्हें गिग कहा जाता है। तो वहीं से ये वर्ड निकल के आता है गिग वर्कर। गिग वर्कर मतलब जो टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, और जितने समय के लिए काम करते हैं उतने समय के लिए उन्हें उनका पैसा मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स आपको पता ही हैं, जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला। ये जो कंपनीज है ना प्लेटफॉर्म वाली, इन्हें वर्कर्स नहीं मानती, अपने एम्प्लॉयज नहीं मानती। इनका कहना है ये हमारे पार्टनर हैं। अब इसमें भी चालाकी है। क्यों नहीं मानती? क्योंकि जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनीज अगर इनको अपना एम्प्लॉय माने ना, तो इनको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने होंगे, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी, जैसे इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, पेंशन संबंधित फायदे होंगे। तो ये प्लेटफॉर्म्स इतने सारे सोशल सिक्योरिटी संबंधित बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करना चाहते गिग वर्कर्स को, इसलिए ये प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं दे आर आवर पार्टनर्स नॉट एम्प्लॉइज। समझ गए? बट राइटर ये कहते हैं अगर देखो एम्प्लॉइज नहीं हैं तो उबर, ओला के जो वर्कर्स हैं उनकी आईडी क्यों ब्लॉक कर दी जाती है, उनके लिए स्पेसिफिक रूल्स क्यों हैं? अगर प्लेटफॉर्म जो बोलते हैं हमारा काम सिर्फ मिलवाना है, तो आप इनको पनिश क्यों करते हो अगर ये आपके रूल्स फॉलो नहीं करते? आप इनकी राइड को रेगुलेट करते हो और भारी भरकम कमीशन चार्ज करते हो, रूट को फिक्स करते हो। जब आप सिर्फ पार्टनर हो तो आप इतना रेगुलेशन क्यों कर रहे हो? तो इस चीज को राजस्थान की सरकार ने माना, इसी वजह से राजस्थान की सरकार ने ये एक्ट बनाया है। कल हमने इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस भी डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि एक वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा और उस वेलफेयर बोर्ड में अलग अलग सेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जैसे गिग वर्कर्स के, सरकार के और एम्प्लॉयर के, सिविल सोसाइटी के। ये वेलफेयर बोर्ड जो है वो सेस इकट्ठा करेगा और पैसा जाएगा गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी संबंधित बेनिफिट्स के लिए। राइटर कहते हैं ये वेलफेयर बोर्ड बनाना अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखो अगर ये बोर्ड नहीं बनता, राजस्थान की बात अभी चल रही है, दूसरे राज्यों में भी शायद जल्द ही बन जाएगा, तो ना बड़ी दिक्कत हो जाती गिग वर्कर्स को। जैसे ना पहले एक हमल का एग्जाम्पल दिया जाता है। हमल मतलब पोर्टर। पोर्टर मतलब जो सामान से इधर से उधर लेके जाते हैं और उसके लिए पैसा चार्ज करते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मार्केट्स में पोर्टर होते हैं जो एक शॉपकीपर से सामान लेकर जाते हैं और लोडिंग करवाते हैं, अनलोडिंग करवाते हैं, तो ये होते हैं हमल। तो ना ज़्यादातर जो हमल है ना महाराष्ट्र में, जैसे फॉर एग्जांपल आते थे गांव से, और वो भी सो कॉल्ड थोड़ी कास्ट हायरार्की में नीचे वाली कास्ट से आते थे। इनसे ना शॉपकीपर्स काम करवाते, उसके लिए पैसा देते, और ये पोर्टर यानी हमल तब तक काम करते जब तक उनके शरीर में जान रहती। अब आपको भी पता है 50 की उम्र हो गई, 55 की उम्र हो गई, उसके बाद शरीर जवाब दे जाता है। तो ये लोग पोर्टर के तौर पे काम नहीं कर पाते, अपने गांव में चले गए और बिल्कुल खाली, कोई पेंशन नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ना उस समय एक बोर्ड बना इनकी वेलफेयर के लिए, यूनियन बनी। समझ गए? हमल यूनियन बनी, हमल पंचायत बनी और वेलफेयर बोर्ड भी बना। यह फैसला हुआ कि जो शॉपकीपर से इनसे काम करवाते हैं वो थोड़ा बहुत पैसा काट के और अपनी तरफ से दे के अपने पास रखेंगे और बाद में वेलफेयर फंड में जमा करवाएंगे। तो ये सब काम जो आज के समय में गिग वर्कर्स के लिए चीजें सोची गई है ना, 60 साल पहले हमल्स के लिए सोची गई थी। हमल पंचायत बनी, ये रहा। मथाड़ी बोर्ड बना जिसमें वर्कर्स और मर्चेंट्स दोनों रजिस्टर होते थे। समझ गए? तो पैसा काटा और उस पैसे से हमल्स को सोशल सिक्योरिटी संबंधित बेनिफिट्स दिए गए। आज के समय में देखो हमल्स के लिए ना महाराष्ट्र में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं, अपना बैंक है उनका, अपना स्कूल है। मतलब बहुत बढ़िया काम किया हमल पंचायत ने, और 60 साल पहले जो एक्ट आया ना उससे बहुत फायदा हुआ। लास्ट में राइटर कहते हैं देखो ये जो गिग वर्कर्स के लिए एक्ट आया है ना राजस्थान में, ये एक प्रकार से टेम्पलेट का काम कर सकता है, क्योंकि आज का समय जो है वो एआई का समय है, जॉब सिक्योरिटी है नहीं, अनसर्टेन टाइम है। तो ये जो गिग वर्कर के लिए एक्ट आया ना,
ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा मुश्किल समय में। अब और बहुत सारे सेक्टर्स में इसी प्रकार के एक्ट की आवश्यकता है और बहुत सारे राज्यों में अब यही एक्ट आना चाहिए इसी बेसिस पर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया गिग वर्कर्स से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का गल्फ रूट टू पाकिस्तान से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड में इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पाकिस्तान ना 1958 के बाद से ही 23वीं बार गया है आईएमएफ के पास में लोन लेने के लिए, 23वीं बार। और आपको पता है आईएमएफ के पास जब कोई देश लोन लेने के लिए जाता है ना, तो आईएमएफ कुछ कंडीशंस लगाता है। उन कंडीशंस को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। इंडिया जब 1990-91 में गया था आईएमएफ के पास में, इंडिया के ऊपर भी ये कंडीशंस लगाई गई थी। तभी हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। कंडीशंस जैसे कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दीजिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने दीजिए, आप अपनी करेंसी को ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए, आप जो एक्सपेंडिचर है उसे कंट्रोल कीजिए ताकि फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा ना बढ़ पाए। ये कंडीशंस आईएमएफ लगाता है। बट पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान इन कंडीशंस को पहले तो लोन ले लेता है। पाकिस्तान उस दोस्त की तरह है, लोन लेने की बारी आती है तो अच्छा बोलना, हाँ हाँ चुका दूंगा, बढ़िया से चुका दूंगा। लेकिन बाद में जैसे ही लोन मिला उसके बाद सारी कंडीशंस को भूल जाना। तो आईएमएफ इस बार ना पाकिस्तान को लोन देने से पहले तसल्ली करना चाहता है। आईएमएफ के जो ऑफिशियल्स हैं वो बात करना चाहते हैं इवन विपक्ष से, इमरान खान से। इमरान खान ने 2021 में आईएमएफ के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को मानने से इनकार कर दिया था। तो आईएमएफ के ऑफिशियल्स ने इमरान खान से भी मुलाकात की है कि भैया कल को आप सत्ता में आ जाओ तो आप ऐसा तो नहीं कि ये प्रोग्राम को छोड़ दोगे, तभी हम लोन देंगे जब हमें तसल्ली हो जाएगी, अदरवाइज हम नहीं देंगे। अब यहां पर देखो एक एंगल आता है यूएई का। देखो जब देश आज़ाद हुआ था ना, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, तो उस समय ना गल्फ कंट्रीज की ताकत इतनी बड़ी नहीं थी, बल्कि इंडिया की ताकत बड़ी थी और पाकिस्तान की भी ताकत ठीक ठाक थी। उस समय इकोनॉमी का साइज ठीक ठाक था पाकिस्तान का भी। लेकिन ना 21वीं शताब्दी में तो इक्वेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज कितना है, सिर्फ $377 बिलियन। इंडिया की इकोनॉमी का साइज पाकिस्तान की इकोनॉमी से 10 गुना ज़्यादा है। और यूएई, सऊदी अरेबिया, इन देशों की इकोनॉमी का साइज भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन 1947 के बाद उस समय ऐसी सिचुएशन नहीं थी। पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ना गल्फ कंट्रीज़ के साथ, जैसे यूएई के साथ में, सऊदी अरेबिया के साथ में, ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से काफ़ी अच्छे रहे हैं। यूएई में, सऊदी अरेबिया जैसे गल्फ कंट्रीज़ में पाकिस्तान के प्रति ना एक रिस्पेक्ट रही है कि इस्लामिक कंट्री है। रिलीजन एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान के यूएई और बाकी गल्फ कंट्रीज़ के साथ रिश्ते अच्छे। और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे सिक्योरिटी कोऑपरेशन, सिक्योरिटी को लेकर दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन होता रहा है, गल्फ कंट्रीज़ के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। ये देश पाकिस्तान को मदद देते रहे हैं और अभी भी मदद ऑफर की है। अभी भी यूएई ने पाकिस्तान को मदद ऑफर की है कि हम आपको लोन देंगे, आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेंगे। आप बार बार ऐसे साइकिल में फंस जाते हो ना कि आपको आईएमएफ से फिर से लोन मांगना पड़ता है, हम आपकी मदद करेंगे इस साइकिल से छुटकारा पाने में। लेकिन देखो आपको हम ना लोन तभी देंगे जब पहले आप आईएमएफ से लोन लो। आईएमएफ जो कंडीशंस लगा रहे हैं ना, पहले आप उनको फुलफिल करो तभी हम आपको लोन देंगे। समझ गए? ये यूएई ने पाकिस्तान को बोला है। यूएई बोल रहा है पाकिस्तान को, हम आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को परचेज करेंगे, हम आपके जो एयरपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कराची एयरपोर्ट को हम यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन देखो पहले क्या होता था, गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को ना एड दे देते थे, पैसा दे देते थे, लोन के तौर पे नहीं, मुफ्त में पैसा दे देते थे। बट अब ना यूएई ये बोल रहा है कि हम इन्वेस्ट कर देंगे, बट हमें ना अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स चाहिए। ये यूएई अभी बोल रहा है। तो मतलब पावर डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज के बीच में, क्योंकि गल्फ कंट्रीज आज के समय में बड़े पावरफुल हैं लेकिन पाकिस्तान उतना पावरफुल नहीं है। इवन पर कैपिटा इनकम भी बांग्लादेश से कम $1000 कम है। बुरे हालात हैं। वैसे देखो यूएई अगर पाकिस्तान
की मदद करता है ना, तो इंडिया इससे डिससेटिस्फाई नहीं होगा। इंडिया भी चाहता है कि पाकिस्तान ठीक से रहे, न्यूक्लियर वेपन वाला देश है, स्टेबिलिटी रहेगी तो पड़ोसी देश को ही फायदा होगा। तो इंडिया को एज सच इसमें दिक्कत नहीं है। देखो, पाकिस्तान ने ना कभी अपनी इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश की ही नहीं है। पाकिस्तान ने ना क्योंकि पाकिस्तान की ना सिक्योरिटी लोकेशन अच्छी है, मतलब जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है ना वो बहुत बढ़िया है पाकिस्तान की। अफगानिस्तान का नेबरिंग कंट्री है, इसलिए यूएस पाकिस्तान की हमेशा मदद करता रहा है, और चाइना भी पाकिस्तान का दोस्त है, क्योंकि चाइना को लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को कंटेन कर सकता है, इंडिया को दबा सकता है। बट अब ना यूएस तो पाकिस्तान की मदद वैसे भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यूएस से अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुका है। चाइना इन्वेस्टमेंट तो की है चाइना ने पाकिस्तान में, लेकिन यूएस जितनी नहीं। मतलब अपनी इंपॉर्टेंट लोकेशन के नाम पे पाकिस्तान पहले जो ग्रांट ले लेता था ना, पैसा ले लेता था बड़े देशों से, अब वो पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। तो ये सारा आर्टिकल है, कुल मिला के आर्टिकल में बोला जाता है कि अब एक बार फिर से गल्फ कंट्रीज पे पाकिस्तान डिपेंड हो गया है। पहले कोऑपरेट करता था पाकिस्तान, अब गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। चलते हैं आगे। इसके बाद आज की एथिकल टर्म है इम्पार्शियलिटी। इट इज क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर और नॉट बीइंग बायस्ड और पार्शियल टुवर्ड्स एनीथिंग और एनीवन। मतलब आप अपनी अप्रोच में ना पर्सनल ओपिनियन को हावी नहीं होने दे रहे हो, एविडेंस के आधार पर डिसीजन ले रहे हो बिना किसी का पक्ष लिए। ये है इम्पार्शियलिटी। इसमें देखो जबरदस्त एग्जाम्पल है नीलम संजीवा रेड्डी का। 6ठी प्रेसिडेंट थी भारत की और 2 बार लोकसभा स्पीकर भी रही। जब देखो ये स्पीकर बनी ना, तो पहली ऐसी स्पीकर बनी ये जिन्होंने स्पीकर बनने के बाद अपनी पार्टी को छोड़ दिया, ताकि बिना किसी बायसनेस के ये स्पीकर का रोल प्ले कर सकें। और ऐसा नहीं कि स्पीकर का रोल प्ले करते वक्त उनके जहन में ये चले कि मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्य हूं, इसलिए कांग्रेस का मुझे फेवर करना है, नहीं। तो ये जबरदस्त एग्जाम्पल है इम्पार्शियलिटी का। आपने भी अपने जीवन में इम्पार्शियलिटी को एग्जाम्पल दिया हो तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद एथिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन में देखो ये पूछा गया है कि सभी सिविल सर्वेंट्स के लिए ना रूल्स एंड रेगुलेशन तो सेम ही होते हैं, लेकिन सेम एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कुछ पॉजिटिव माइंडसेट वाले ऑफिसर्स जो है ना वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन जो नेगेटिव माइंडसेट वाले होते हैं ना सेम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में उनको गलत ढंग से इंटरप्रेट करते हैं और अगेंस्ट द केस उनको इंटरप्रेट करते हैं, इससे नुकसान हो जाता है। इस कोट को आपको डिस्कस करना है एग्जाम्पल के साथ में। देखो एग्जाम्पल सबसे मेन है एथिक्स में। एग्जाम्पल्स जितना बढ़िया आप दोगे ना उतने अच्छे ढंग से एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। इंट्रोडक्शन में आप इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करोगे और सिविल सर्विसेज के साथ में रिलेट करोगे। आप बताओगे कि सभी सिविल सर्वेंट्स को सेम प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं कंडक्ट को गवर्न करने के लिए, लेकिन परफॉर्मेंस सेम नहीं रहती। कुछ सिविल सर्वेंट्स जो पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं वो रूल्स को अच्छे ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, उनकी जो अप्रोच होती है वो पॉजिटिव माइंडसेट वाली होती है। ये सब आप बोलोगे इंट्रोडक्शन में। अब देखो 2 अलग अलग केस दोगे आप बॉडी में। पहले आप पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर का केस दोगे और उसके बाद आप नेगेटिव माइंडसेट वाले ऑफिसर्स का। आप बताओगे कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो ऑफिसर्स हैं ना वो अपनी डिस्क्रिशन को पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, सोसाइटी के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो अप्रोच होती है वो प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली होती है, ना कि प्रॉब्लम को जैसे कि तैसे रखने वाली या फिर प्रॉब्लम को और ज़्यादा इंक्रीज करने वाली। ये सब आप बातें बोलोगे। अब एग्जाम्पल सबसे मेन है, जैसे मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल में आप बताओगे, जैसे देखो मान लीजिए सरकार की गाइडलाइंस है कि 1 करोड़ से ऊपर के जो प्रोजेक्ट है ना वो कॉम्पिटिटिव बीडिंग से ही किसी को देने हैं, यानी ऑक्शनिंग की सहायता से देने हैं, बोली लगवा के। बिना बोली के 1 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट आपको नहीं देने। ये मान लीजिए कंडीशन है। अब इसको पॉजिटिव माइंडसेट वाला ऑफिसर कैसे इंटरप्रेट करेगा कि हाँ सरकार ने सोच समझ के ये रूल लाया है, तो वो क्या करेगा, बोली की डेट से पहले जो पोटेंशियल बायर है ना, पोटेंशियल बिडर है ना, उनसे मिलेगा वो सिविल सर्वेंट, उनको बताएगा कि देखो हम फेयर मैनर में ये बोली लगवाएंगे, ट्रांसपेरेंट मैनर में आप अप्लाई कर सकते हो, इससे आपको फायदा होगा। प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करेगा
वो ऑफिसर बोली लगवाने से पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीडर आए, बाद में सबको भरोसा दिलाएगा और बीडिंग प्रोसेस अच्छे से हो ये भी इंश्योर करवाएगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा बायर्स आएंगे, उनमें ट्रस्ट पैदा होगा और सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त होगा। या फिर अगर प्रोजेक्ट सरकार ने बनवाना है तो कम पैसे में सरकार का प्रोजेक्ट बन जाएगा, कम से कम बोली में सरकार अपना प्रोजेक्ट बनवा सकती है। लेकिन नेगेटिव माइंडसेट वाला ऑफिसर इसे कैसे इंटरप्रेट करेगा, अरे यार क्या घटिया रूल है ये, ज़्यादा अच्छे बीडर नहीं आएंगे, प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो ये सब सोच होती है नेगेटिव माइंडसेट वाले की। वो क्या करेगा, इसको एडवर्टाइज नहीं करेगा और उसके बाद ज़्यादा बीडर आएंगे नहीं, बीडर जो आएंगे उनका भी भरोसा नहीं होगा, हो सकता है वो बोली से पीछे अपने हाथ खींच ले क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है। कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं किया नेगेटिव माइंडसेट वाले ने क्योंकि उसका खुद का भरोसा नहीं है, रूल में सेम रूल है। बाद में वो सरकार को लिख देगा कि हमने प्रोजेक्ट के लिए ऑक्शनिंग करवाई, बोली लगवाई, लेकिन कोई आया नहीं, तो प्रोजेक्ट रुक गया वहीं का वहीं। अब समझ गए, रूल सेम लेकिन फर्क पॉजिटिव माइंडसेट में और नेगेटिव माइंडसेट में। वो सेम रूल्स को नेगेटिव माइंडसेट के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, रिजिड हो जाते हैं, बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं और रूल्स की वजह से आगे नहीं बढ़ते, अपने एक्शंस को लिमिट कर लेते हैं और सक्सेस उनके हाथ नहीं लगती। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, जरूरी है कि सिविल सर्वेंट्स को मोटिवेट किया जाए, एंकरेज किया जाए कि वो अपनी कार्यप्रणाली में पॉजिटिव माइंडसेट अपनाएं और वर्क को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करें। जो उनके पास में डिस्क्रिशनरी पावर है उस डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करें जिससे कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। यही चीज़ उनकी सर्विस को मीनिंगफुल बनाएगी। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बूंद बूंद से सागर भरेगा। कुछ ही दिनों में हम उस स्टेज पे आ जाएंगे जब पूरा सिलेबस जो है हमारा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर हो जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो क्वेश्चन की बाद में आवश्यकता पड़ी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर सकते हैं। आपसे बस एक ही चीज़ चाहिए, अच्छे से पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, सेल्फ इवेल्यूएट करते रहो। लास्ट में समरी के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। सी राजा मोहन का आर्टिकल हमने डिस्कस किया। पाकिस्तान फिर से लोन मांगने के लिए तैयार है 23वीं बार। अरब कंट्रीज़ की क्या पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ, वो हमने डिस्कस किया। रिलीजियस पार्टनरशिप है, धर्म सेम है, इकोनॉमिक असिस्टेंस देता रहा है गल्फ पाकिस्तान को और सिक्योरिटी को लेकर भी कोऑपरेशन रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में आर्मी और पॉलिटिशियन के बीच में जब लड़ाई हो जाती है तब सुलझाता रहे हैं गल्फ कंट्रीज। लेकिन 21वीं शताब्दी में बैलेंस चेंज हो गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी छोटी रह गई है, गल्फ कंट्रीज़ की इकोनॉमी काफ़ी बड़ी हो गई है। अब गल्फ कंट्रीज़ पाकिस्तान की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने में रोल प्ले कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण एड मांगता रहता था बड़े देशों के, अब वो मुमकिन नहीं है। पहले एड दी थी गल्फ कंट्रीज़ ने, अब वो बोल रहे हैं हम इन्वेस्ट करेंगे, एड नहीं करेंगे, हमें रिटर्न्स भी चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है अभी रिफॉर्म्स लाने का, क्योंकि पाकिस्तान IMF के कहे रिफॉर्म लाएगा तभी गल्फ कंट्रीज़ मदद देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। फिर हमने सर्कुलर इकोनॉमी वाला आर्टिकल डिस्कस किया। रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी जरूरी है। प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है तो इंडिया फोकस कर रहा है। 4 गोल इंडिया लेके आया है। स्टील सेक्टर, EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्कुलर बायो इकोनॉमी और इंडस्ट्री लेड कोलिशन। स्टील सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया। मेजर कंट्रीब्यूशन होता है एमिशंस में, इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इंडिया में ये फ्रेमवर्क काफ़ी बढ़िया चल रहा है और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया है, काफ़ी सारे ब्रांड्स ने। बायो इकोनॉमी और बायोफ्यूल वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया। 1970 के बाद से G20 के लोग बायो इकोनॉमी पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उसे यूज़ करना ज़रूरी है। इंडिया ने ये सारे पॉइंट्स लिए हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स हैं, सर्कुलर इकोनॉमी का भी, EPR का भी। सबसे लास्ट में इंडस्ट्रियल कोलिशन भी ज़रूरी है, सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है। तो ये रिवाइज किया हमने और ये क्वेश्चन है जो आपको अटैम्प्ट करना है आज। एक ही क्वेश्चन है आज, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।